चलिए माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 3.10 ओवम सराउंडेड बाई फ्यू स्पर्म से। बताइए क्या आपको इसमें स्पर्म की लेबलिंग दिख रही है? शेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा की, पेरीवाइटेलाइन स्पेस की, जोना पेलुसिडा की। फिर से बताइए क्या आपको इसमें स्पर्म की लेबलिंग दिख रही है? शेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा की, पेरीवाइटेलाइन स्पेस की, जोना पेलुसिडा की। फिर से बताइए क्या आपको इसमें स्पर्म की लेबलिंग दिख रही है? शेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा की, पेरीवाइटेलाइन स्पेस की, जोना पेलुसिडा की। चलिए अब हम माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 3.11 ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम फर्टिलाइजेशन एंड प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब की। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 3.6 प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को। बताइए कोरियोनिक विलाई किसको कहते हैं और यह किसके द्वारा सराउंडेड होता है? जी हाँ, इम्प्लांटेशन के बाद ट्रोपोब्लास्ट पर फिंगर जैसे प्रोजेक्शन बनते हैं। इन्हीं फिंगर जैसे प्रोजेक्शन को कोरियोनिक विलाई कहते हैं, जो यूटेराइन टिश्यू एवं मैटरनल ब्लड द्वारा घिरे रहते हैं। बताइए प्लासेंटा किसको कहते हैं? जी हाँ, कोरियोनिक विलाई तथा यूटेराइन टिश्यू एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेट होकर प्लासेंटा का निर्माण करते हैं। यह प्लासेंटा डेवलपिंग एम्ब्रियो तथा मैटरनल बॉडी के बीच एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। इसी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को प्लासेंटा कहते हैं। फिगर 3.12 का माइंड कैप्चर कीजिए, साथ में इस फिगर को कम से कम 30 बार अपने नोटबुक में बनाइए। बताइए प्लासेंटा क्या करता है? जी हाँ, प्लासेंटा फैसिलिटेट करता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को टू द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी या वेस्ट मटेरियल्स को प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। जी हाँ, प्लासेंटा फैसिलिटेट करता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को टू द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी या वेस्ट मटेरियल्स को प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। बताइए प्लासेंटा किसके थ्रू कनेक्टेड होता है टू द एम्ब्रियो? जी हाँ, प्लासेंटा एक अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा एम्ब्रियो से कनेक्ट रहता है, जो सब्सटेंस को एम्ब्रियो के पास तथा दूर ले जाने में सहायता करता है। क्या प्लासेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी कार्य करता है और कई हार्मोन को प्रोड्यूस भी करता है? यदि हाँ, तो एग्जाम्पल बताइएगा। जी हाँ, प्लासेंटा एक इंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी कार्य करता है और कई हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी कि HCG, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन यानी कि HPL, ओस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एटसेट्रा। जी हाँ, प्लासेंटा एक इंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी कार्य करता है और कई हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी कि HCG, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन यानी कि HPL, ओस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एटसेट्रा। बताइए रिलैक्सिन हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है?
जी हाँ, प्रेगनेंसी के लेटर स्टेज में ओवरी द्वारा रिलैक्सिन नामक हार्मोन सेक्रेट किया जाता है। जी हाँ, प्रेगनेंसी के लेटर स्टेज में ओवरी द्वारा रिलैक्सिन नामक हार्मोन सेक्रेट किया जाता है। 3 ऐसे हार्मोन्स का नाम बताइए जो प्रेगनेंसी के दौरान ही केवल प्रोड्यूस होते हैं। जी हाँ, HCG, HPL तथा रिलैक्सिन ये 3 ऐसे हार्मोन हैं जो केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही प्रोड्यूस होते हैं। जी हाँ, HCG, HPL तथा रिलैक्सिन ये 3 ऐसे हार्मोन हैं जो केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही प्रोड्यूस होते हैं। एनसीईआरटी के नेक्स्ट लाइन से उन 5 हार्मोन का नाम बताइए जो प्रेगनेंसी के दौरान माँ के ब्लड में कई गुना तक बढ़ जाते हैं। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान माँ के ब्लड में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन्स, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एटसेट्रा जैसे हार्मोन की मात्रा कई गुना तक बढ़ जाती है। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान माँ के ब्लड में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन्स, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एटसेट्रा जैसे हार्मोन की मात्रा कई गुना तक बढ़ जाती है। बताइए इन हार्मोन्स का लेवल बढ़ना क्यों आवश्यक होता है? जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान माँ के ब्लड में एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरोन्स, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एटसेट्रा जैसे हार्मोन की मात्रा कई गुना तक बढ़ जाती है। इन हार्मोन्स का बढ़ना फीटल ग्रोथ, माँ में मेटाबॉलिक चेंजेस तथा प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए आवश्यक होता है। बताइए इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद इनर सेल मास यानी कि एम्ब्रियो डिफरेंशिएट होकर क्या बनाता है? जी हाँ, इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद इनर सेल्स मास डेट इज एम्ब्रियो डिफरेंशिएट होकर इक्टोडर्म डेट इज आउटर लेयर तथा इंडोडर्म यानी कि इनर लेयर बनाता है। बताइए इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद इनर सेल मास यानी कि एम्ब्रियो डिफरेंशिएट होकर इक्टोडर्म यानी कि आउटर लेयर तथा इंडोडर्म यानी कि इनर लेयर बनाता है। इस इक्टोडर्म तथा इंडोडर्म के मध्य जल्द ही क्या बन जाती है? जी हाँ, इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद इनर सेल्स मास यानी कि एम्ब्रियो डिफरेंशिएट होकर इक्टोडर्म यानी कि आउटर लेयर तथा इंडोडर्म यानी कि इनर लेयर बनाता है। इस इक्टोडर्म तथा इंडोडर्म के मध्य जल्द ही मेसोडर्म बन जाती है। ये क्या ये तीनों लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म एडल्ट में टिश्यू यानी कि ऑर्गन्स का निर्माण करती है? और साथ में यह भी बताइए कि इनर सेल मास में क्या पाई जाती है जिनमें सभी टिश्यू तथा ऑर्गन्स को बनाने की क्षमता होती है? जी हाँ, ये तीनों लेयर यानी कि आउटर लेयर एक्टोडर्म, इनर लेयर इंडोडर्म और मिडिल लेयर मेसोडर्म एडल्ट में सभी टिश्यूज यानी कि ऑर्गन्स का निर्माण करती है। इनर सेल मास में स्टेम सेल्स पाई जाती है जिनमें सभी टिश्यू तथा ऑर्गन्स को बनाने की क्षमता होती है। Stem cells have potency to give rise to all the tissues and organs. What are the major features of embryonic development at various months of pregnancy? Humans में प्रेगनेंसी 9 महीने तक होती है। Do you know for how many months pregnancy lasts in dog, elephants, cats? Find out.
जी हाँ, डॉग्स में 58 से 65 डेज तक यानी कि 58 टू 65। कैट में 9 टू 10 वीक्स। जी हाँ, कैट में 9 से 10 सप्ताह। एलिफेंट में 18 से 22 मंथ्स तक यानी कि 18 टू 22 मंथ्स। जी हाँ, डॉग्स में 58 से 65 डेज तक यानी कि 58 टू 65। कैट में 9 टू 10 वीक्स। जी हाँ, कैट में 9 से 10 सप्ताह। एलिफेंट में 18 से 22 मंथ्स तक यानी कि 18 टू 22 मंथ्स। बताइए, ह्यूमंस में कितने देर की प्रेगनेंसी के बाद हार्ट बन जाता है? जी हाँ, ह्यूमन बीइंग्स में 1 मंथ प्रेगनेंसी के बाद एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है। जी हाँ, ह्यूमन बीइंग्स में 1 मंथ प्रेगनेंसी के बाद एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है। क्या स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट को सुनकर ग्रोइंग fetus के फर्स्ट साइन को नोटिस कर सकते हैं? जी हाँ, स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट को सुनकर ग्रोइंग fetus के फर्स्ट साइन को नोटिस कर सकते हैं। बताइए, प्रेगनेंसी के किस मंथ के अंत तक fetus की लिम्स तथा डिजिट बन जाती है? जी हाँ, प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ के अंत तक fetus के लिम्स तथा डिजिट बन जाती है। जी हाँ, प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ के अंत तक fetus के लिम्स तथा डिजिट बन जाती है। बताइए, लगभग कब तक fetus का मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं? एग्जाम्पल के लिए लिम्स एवं एक्सटर्नल जेनाइटेरिया। जी हाँ, 12 वीक यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंत तक लगभग सभी मेजर ऑर्गन बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिम्स एवं एक्सटर्नल जेनेटेलिया अच्छी तरह बन जाते हैं। जी हाँ, 12 वीक यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंत तक लगभग सभी मेजर ऑर्गन बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिम्स एवं एक्सटर्नल जेनेटेलिया अच्छी तरह बन जाते हैं। बताइए, किस मंथ के दौरान फर्स्ट फीटल मूवमेंट यानी कि क्विकेनिंग तथा हेड पर बाल आ जाते हैं? जी हाँ, फिफ्थ मंथ के दौरान फर्स्ट फीटल मूवमेंट यानी कि क्विकेनिंग तथा हेड पर बाल आ जाते हैं। जी हाँ, फिफ्थ मंथ के दौरान फर्स्ट फीटल मूवमेंट यानी कि क्विकेनिंग तथा हेड पर बाल आ जाते हैं। बताइए, लगभग किस वीक्स के अंत तक पूरे शरीर पर फाइन हेयर निकल जाते हैं? आईलिड्स अलग अलग हो जाती है तथा आई लैशेस बन जाती है। जी हाँ, लगभग 24 वीक्स यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंत तक पूरे शरीर पर फाइन हेयर निकल जाते हैं। आईलिड्स अलग अलग हो जाती है तथा आई लैशेस बन जाती है। जी हाँ, लगभग 24 वीक्स यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंत तक पूरे शरीर पर फाइन हेयर निकल जाते हैं। आईलिड्स अलग अलग हो जाती है तथा आई लैशेस बन जाती है। बताइए, कब तक फीटस पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तथा डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है? जी हाँ, प्रेगनेंसी के 9th मंथ के अंत तक फीटस पूरी तरह डेवलप हो जाता है तथा डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। रिवाइज कीजिए 3.7 पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन को। बताइए, जेस्टेशन पीरियड किसको कहते हैं?
जी हाँ, ह्यूमन प्रेगनेंसी का एवरेज ड्यूरेशन 9 मंथ है। इस 9 मंथ को जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। जी हाँ, ह्यूमन प्रेगनेंसी का एवरेज ड्यूरेशन 9 मंथ है। इस 9 मंथ को जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। बताइए किस कारण फीटस बाहर निकल आता है? जी हाँ, प्रेगनेंसी के अंत में यूटेरस के विगरस कॉन्ट्रैक्शन के कारण फीटस बाहर निकल आता है। जी हाँ, प्रेगनेंसी के अंत में यूटेरस के विगरस कॉन्ट्रैक्शन के कारण फीटस बाहर निकल आता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जी हाँ, ह्यूमन प्रेगनेंसी का एवरेज ड्यूरेशन 9 मंथ है, जिसे जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। प्रेगनेंसी के अंत में यूटेरस के विगरस कॉन्ट्रैक्शन के कारण फीटस बाहर निकल आता है। फीटस की डिलीवरी के इस प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं। जी हाँ, ह्यूमन प्रेगनेंसी का एवरेज ड्यूरेशन 9 मंथ है, जिसे जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। प्रेगनेंसी के अंत में यूटेरस के विगरस कॉन्ट्रैक्शन के कारण फीटस बाहर निकल आता है। फीटस की डिलीवरी के इस प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं। बताइए, क्या पार्चुरेशन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म द्वारा इंड्यूस होता है? और बाद में फिर से बताइएगा कि पार्चुरेशन किसके द्वारा इंड्यूस होता है? जी हाँ, पार्चुरेशन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म द्वारा इंड्यूस होता है। इसका जवाब भी यही है कि पार्चुरेशन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म द्वारा इंड्यूस होता है। बताइए, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स किसको कहते हैं? जी हाँ, पार्चुरेशन के लिए सिग्नल्स फुली डेवलप फीटस तथा प्लासेंटा से उत्पन्न होते हैं। ये सिग्नल्स माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करते हैं, जिन्हें फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। जी हाँ, पार्चुरेशन के लिए सिग्नल्स फुली डेवलप फीटस तथा प्लासेंटा से उत्पन्न होते हैं। ये सिग्नल्स माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करते हैं, जिन्हें फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। बताइए, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स किसकी रिलीज को ट्रिगर करता है? जी हाँ, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स यह रिफ्लेक्स मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन के रिलीज को ट्रिगर करता है। जी हाँ, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स यह रिफ्लेक्स मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन के रिलीज को ट्रिगर करता है। बताइए, ऑक्सीटोसिन किस पर कार्य करता है जिसके कारण तेजी से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है? जी हाँ, ऑक्सीटोसिन यूटेराइन मसल पर कार्य करता है, जिसके कारण तेजी से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं। यह कॉन्ट्रैक्शन पुनः किसको स्टिमुलेट करते हैं? जी हाँ, ऑक्सीटोसिन यूटेराइन मसल पर कार्य करता है, जिसके कारण से तेजी से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन पुनः ऑक्सीटोसिन के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन तथा ऑक्सीटोसिन सेक्रेशन के बीच स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स के कारण यह कॉन्ट्रैक्शन तेज होता जाता है, जिससे फीटस बर्थ कैनाल द्वारा यूटेरस से बाहर आ जाता है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, पार्चुरेशन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म द्वारा इंड्यूस होता है। पार्चुरेशन के लिए सिग्नल्स फुली डेवलप फीटस तथा प्लासेंटा से उत्पन्न होते हैं। ये सिग्नल्स
माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करते हैं, जिन्हें फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। यह रिफ्लेक्स मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन की रिलीज को ट्रिगर करता है। ऑक्सीटोसिन यूटेराइन मसल पर कार्य करता है, जिसके कारण तेजी से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन पुनः ऑक्सीटोसिन के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन तथा ऑक्सीटोसिन सेक्रेशन के बीच लगातार स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स के कारण यह कॉन्ट्रैक्शन तेज होता जाता है, जिससे फीटस बर्च कैनाल द्वारा यूटेरस से बाहर आ जाता है। क्या फीटस के जन्म के तुरंत बाद प्लासेंटा भी यूटेरस से बाहर आ जाता है? जी हाँ, फीटस के जन्म के तुरंत बाद प्लासेंटा भी यूटेरस से बाहर आ जाता है। जी हाँ, फीटस के जन्म के तुरंत बाद प्लासेंटा भी यूटेरस से बाहर आ जाता है। डॉक्टर्स डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए कौन सा इंजेक्शन देते हैं? जी हाँ, डॉक्टर्स डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देते हैं। जी हाँ, डॉक्टर्स डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देते हैं। बताइए, लैक्टेशन किसको कहते हैं? जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान मेमरी ग्लैंड्स में डिफरेंशिएशन होता है तथा प्रेगनेंसी के अंत में इनसे मिल्क प्रोड्यूस होने लगता है। इस मिल्क के प्रोडक्शन को लैक्टेशन कहते हैं। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान मेमरी ग्लैंड्स में डिफरेंशिएशन होता है तथा प्रेगनेंसी के अंत में इनसे मिल्क प्रोड्यूस होने लगता है। इस मिल्क के प्रोडक्शन को लैक्टेशन कहते हैं। मदर मिल्क न्यूबॉर्न बच्चे की फीडिंग में सहायता करता है। बताइए, कोलोस्ट्रम किसको कहते हैं? जी हाँ, लैक्टेशन के शुरुआती कुछ दिनों तक निकलने वाले मिल्क को कोलोस्ट्रम कहते हैं। जी हाँ, लैक्टेशन के शुरुआती कुछ दिनों तक निकलने वाले मिल्क को कोलोस्ट्रम कहते हैं। जी हाँ, कोलोस्ट्रम में कई प्रकार के एंटीबॉडीज होती है, जो न्यूबॉर्न बॉडीज में रेजिस्टेंस विकसित करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इसलिए एक हेल्दी बेबी बनाने के लिए डॉक्टर इन्फेंट के शुरुआती पीरियड में ब्रेस्ट फीडिंग कराने की सलाह देते हैं। जी हाँ, कोलोस्ट्रम में कई प्रकार के एंटीबॉडीज होती है, जो न्यूबॉर्न बॉडीज में रेजिस्टेंस विकसित करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इसलिए एक हेल्दी बेबी बनाने के लिए डॉक्टर इन्फेंट के शुरुआती पीरियड में ब्रेस्ट फीडिंग कराने की सलाह देते हैं। रिवाइज कीजिए चैप्टर के समरी को। ह्यूमंस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस होते हैं। आर यू एग्री विद दिस? और साथ में यह भी बताइए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे कंपोज्ड होता है? जी हाँ, ह्यूमंस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंपोज्ड होता है of a pair of testes, male sex accessory ducts and accessory glands and external genitalia से। जी हाँ, ह्यूमंस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंपोज्ड होता है ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स एंड एसेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया से। बताइए, टेस्टिकुलर लोब्यूल किसको कहते हैं और टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या कंटेंस करता है? जी हाँ, इच टेस्टिस के पास 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं।
ईच लोब्यूल कंटेंस करता है 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स को। जी हाँ, 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स को ईच टेस्टिस कंटेंस करता है। जी हाँ, ईच टेस्टिस के पास 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ईच लोब्यूल कंटेंस करता है 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स को। जी हाँ, 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स को ईच टेस्टिस कंटेंस करता है। बताइए, ईच सेमनिफेरस ट्यूब्यूल इन साइड से किसके द्वारा लाइंड होता है? जी हाँ, ईच सेमनिफेरस ट्यूब्यूल इन साइड से स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स के द्वारा लाइंड होता है। जी हाँ, ईच सेमनिफेरस ट्यूब्यूल इन साइड से स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स के द्वारा लाइंड होता है। बताइए, कौन अंडरगो करता है मियोटिक डिवीजन में लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन? जी हाँ, स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोस करता है मियोटिक डिवीजन्स में लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। जी हाँ, स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोस करता है मियोटिक डिवीजन्स में लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। बताइए, सर्टोली सेल्स क्या करता है? जी हाँ, सर्टोली सेल्स प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन को टू द डिवाइडिंग जर्म सेल्स। जी हाँ, सर्टोली सेल्स प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन को टू द डिवाइडिंग जर्म सेल्स। बताइए, एंड्रोजन्स को कौन सिंथेसिस करता है? जी हाँ, द लीडिंग सेल्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स सिंथेसाइज करते हैं एंड सेक्रेट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स को। इन टेस्टिकुलर हार्मोन्स को एंड्रोजन्स कहते हैं। जी हाँ, द लीडिंग सेल्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स सिंथेसाइज करते हैं एंड सेक्रेट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स को। इन टेस्टिकुलर हार्मोन्स को एंड्रोजन्स कहते हैं। बताइए, मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया को क्या कहते हैं? जी हाँ, मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया को पेनिस कहते हैं। जी हाँ, मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया को पेनिस कहते हैं। बताइए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे कंसिस्ट होता है? जी हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट होता है एक पेयर ऑफ ओवरीज, एक पेयर ऑफ ओविडक्ट, ए यूटेरस, ए वेजाइना, एक्सटर्नल जेनेटेलिया एंड अ पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स से। जी हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट होता है एक पेयर ऑफ ओवरीज, एक पेयर ऑफ ओविडक्ट, ए यूटेरस, ए वेजाइना, एक्सटर्नल जेनेटेलिया एंड अ पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स से। बताइए, कौन प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट दैट इज ओवम एंड सम स्टेरॉइड हार्मोन्स यानी कि ओवेरियन हार्मोन्स? जी हाँ, ओवरी प्रोड्यूस करता है द फीमेल गैमेट दैट इज ओवम एंड सम स्टेरॉइड हार्मोन्स यानी कि ओवेरियन हार्मोन्स। जी हाँ, ओवरी प्रोड्यूस करता है द फीमेल गैमेट दैट इज ओवम एंड सम स्टेरॉइड हार्मोन्स यानी कि ओवेरियन हार्मोन्स। बताइए, क्या ओवेरियन फॉलिकल्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इम्बेडेड होता है इन द एस्ट्रोमा? जी हाँ, ओवेरियन फॉलिकल्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इम्बेडेड होता है इन द एस्ट्रोमा। जी हाँ, ओवेरियन फॉलिकल्स इन
डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इम्बेडेड होता है इन द एस्ट्रोमा। चलिए फीमेल एसेसरी डक्ट्स का नाम बताइए। जी हाँ, दी ओविडक्ट्स, यूटेरस एंड वैजाइना आर फीमेल एसेसरी डक्ट्स। जी हाँ, दी ओविडक्ट्स, यूटेरस एंड वैजाइना आर फीमेल एसेसरी डक्ट्स। यूटेरस के पास कितने लेयर्स होते हैं? इन लेयर्स का नाम बताइए। जी हाँ, यूटेरस के पास 3 लेयर्स होते हैं, निम्नली पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। जी हाँ, यूटेरस के पास 3 लेयर्स होते हैं, निम्नली पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में कौन कौन इंक्लूड्स है? जी हाँ, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में इंक्लूड्स है मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। जी हाँ, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में इंक्लूड्स है मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। चलिए वन ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। जी हाँ, फीमेल ग्लैंड्स आर वन ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जी हाँ, फीमेल ग्लैंड्स आर वन ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बताइए कौन रिजल्ट्स करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड बाय मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स। जी हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस रिजल्ट्स करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड बाय द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स। जी हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस रिजल्ट्स करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड बाय द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स। ये नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म किससे कंपोज्ड होता है? जी हाँ, ये नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म कंपोज्ड होता है हेड, नेक, ए मिडिल पीस एंड टेल से। जी हाँ, ये नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म कंपोज्ड होता है हेड, नेक, ए मिडिल पीस एंड टेल से। बताइए oogenesis किसको कहते हैं? जी हाँ, मैच्योर फीमेल गैमीट के प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को oogenesis कहते हैं। जी हाँ, मैच्योर फीमेल गैमीट के प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को oogenesis कहते हैं। बताइए मेंस्ट्रुअल साइकिल किसको कहते हैं? जी हाँ, द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। जी हाँ, द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। बताइए मेंस्ट्रुअल साइकिल कब से स्टार्ट होता है? जी हाँ, menstrual cycles starts होता है only after attaining sexual maturation that is puberty। जी हाँ, menstrual cycles starts होता है only after attaining sexual maturation that is puberty। ओव्यूलेशन के दौरान कितना ओवम रिलीज होता है पर menstrual cycle?
जी हाँ, ओव्यूलेशन के दौरान केवल 1 ओवम रिलीज होता है पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। जी हाँ, ओव्यूलेशन के दौरान केवल 1 ओवम रिलीज होता है पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। The cyclical changes in the ovary and uterus during menstrual cycle किसके द्वारा इंड्यूस होता है? जी हाँ, साइक्लिक चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूटेरस ड्यूरिंग menstrual cycle इंड्यूस्ड होता है बाई changes in the levels of pituitary and and ovarian hormones. आफ्टर कोइटस स्पर्म्स कहाँ ट्रांसपोर्टेड होते हैं? जी हाँ, आफ्टर कोइटस स्पर्म्स ट्रांसपोर्टेड होते हैं टू द जंक्शन ऑफ द इस्थमस एंड एम्प्यूला, जहाँ पर स्पर्म्स फर्टिलाइजेस करते हैं ओवम को, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड जाइगोट। जी हाँ, आफ्टर कोइटस स्पर्म्स ट्रांसपोर्टेड होते हैं टू द जंक्शन ऑफ द इस्थमस एंड एम्प्यूला, जहाँ पर स्पर्म्स फर्टिलाइजेस करते हैं ओवम को, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड जाइगोट। बताइए, एम्ब्रियो को कौन डिटरमाइंस करता है? जी हाँ, द प्रेजेंस ऑफ एक्स और वाई क्रोमोसोम इन द स्पर्म डिटरमाइंस करता है द सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो को। जी हाँ, द प्रेजेंस ऑफ एक्स और वाई क्रोमोसोम इन द स्पर्म डिटरमाइंस करता है द सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो को। बताइए, कौन अंडरगोज करता है रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन में टू फॉर्म अ ब्लास्टोसिस्ट? जी हाँ, जाइगोट अंडरगोज होता है रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन में टू फॉर्म अ ब्लास्टोसिस्ट। जी हाँ, जाइगोट अंडरगोज होता है रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन में टू फॉर्म अ ब्लास्टोसिस्ट। तो ये कौन इम्प्लांटेड होता है इन द यूटेरस रिजल्टिंग इन प्रेगनेंसी? जी हाँ, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेड होता है इन द यूटेरस रिजल्टिंग इन प्रेगनेंसी। जी हाँ, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेड होता है इन द यूटेरस रिजल्टिंग इन प्रेगनेंसी। बताइए, कितने मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद फुली डेवलप्ड फिटस रेडी होता है फॉर डिलीवरी? जी हाँ, आफ्टर 9 months ऑफ प्रेगनेंसी फुली डेवलप्ड फिटस रेडी होता है फॉर डिलीवरी। जी हाँ, आफ्टर 9 months ऑफ प्रेगनेंसी फुली डेवलप्ड फिटस रेडी होता है फॉर डिलीवरी। बताइए, पार्चुरेशन किसको कहते हैं और यह किसके द्वारा इंड्यूस्ड होता है? जी हाँ, प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ को पार्चुरेशन कहते हैं, जो कि इंड्यूस्ड होता है बाई अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म से इन्वॉल्विंग कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन्स एंड ऑक्सीटोसिन। जी हाँ, प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ को पार्चुरेशन कहते हैं, जो कि इंड्यूस्ड होता है बाई अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म से इन्वॉल्विंग कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन्स एंड ऑक्सीटोसिन। बताइए, पार्चुरेशन में कौन से हार्मोन्स मेनली इन्वॉल्व्ड होते हैं? जी हाँ, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन्स एंड ऑक्सीटोसिन मेनली इंक्लूड होते हैं इन पार्चुरेशन। बताइए, कब मेमोरी ग्लैंड्स डिफरेंशिएट होते हैं?
जी हाँ, mammary glands differentiate during pregnancy and secrete milk after childbirth. जी हाँ, mammary glands differentiate during pregnancy and secrete milk after childbirth. बताइए लैक्टेशन किसको कहते हैं? जी हाँ, दी न्यूबॉर्न बेबी फीड किया जाता है बाई दी मदर, इसको लैक्टेशन कहते हैं ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू मंथ्स ऑफ ग्रोथ। जी हाँ, दी न्यूबॉर्न बेबी फीड किया जाता है बाई दी मदर, इसको लैक्टेशन कहते हैं ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू मंथ्स ऑफ ग्रोथ।